गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वूपिंग कफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन आर सीन इन। एक पेशेंट सफर कर रहा है वूपिंग कफ से, ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है वूपिंग कफ और इसका हम अदर नेम क्या होता है वूपिंग कफ का, तो आपको ध्यान रखना है इसका दूसरा नाम होता है 100 डेज कफ बोला जाता है। 100 दिन की खांसी जो आती है 100 डेज कफ बोला जाता है। समझ में आया? वूपिंग कफ को हम क्या बोलेंगे 100 डेज, क्योंकि ये जो 100 डेज कफ होता है कितने टाइम पे चलता है आपका 6 to 8 वीक एबव चलता है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है पर्टूसिस। इसका दूसरा नाम होता है पर्टूसिस, जो ब्रोडिटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये कौन से बैक्टीरिया से? ब्रोडिटेला। ब्रोडिटेला बैक्टीरिया के कॉज करने से क्या होता है आपका ये डिसीज फैलता है। समझ में आया? एक बैक्टीरियल डिसीज होता है ये। और पर्टूसिस में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो स्नीजिंग कफिंग, सबसे ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है ऐसे पेशेंट्स को। तो ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पेशेंट वूपिंग कफ डिसीज से अगर सफ़र कर रहा है, मतलब उसको ये बीमारी है, तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है जटिलता, ध्यान रखिएगा। जटिलता मतलब होता है क्या क्या सीरियस कंडीशन बन सकती है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा। तो ब्रैकियल न्यूराइटिस देखने को मिलेगा कि ब्रोंको न्यूमोनिया या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ऑल ऑफ देम। तो क्या देखने को मिलेगा इसमें मिलेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, ब्रोंको न्यूमोनिया। क्या देखने को मिलेगा? ब्रोंको न्यूमोनिया। मतलब आपको मालूम है कि जब किसी भी पर्सन को लगातार खांसी अगर आती है तो मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है, ब्रोंको न्यूमोनिया के कॉम्प्लिकेशन देखने को, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स में, जो ब्रोंक्यूल्स हो गए, क्योंकि न्यूमोनिया की क्या डेफिनेशन होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। तो लंग्स क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से स्वेल्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है और ब्रोंको कोलैप्स हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समझ में आया? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रोंको न्यूमोनिया, ठीक है। ब्रोंको मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स में वो क्या होते हैं, पूरी तरफ से कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स मतलब ब्लॉक हो जाना होता है। देखिए इस तरह से आपका कुछ लंग्स का स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में। लंग्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ लंग्स का स्ट्रक्चर होता है आपका। तो अंदर आपके क्या होते हैं, ये हो गया आपका लंग्स। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लोब होते हैं जो, तो लोब बने होते हैं, तो आपके ये ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोल्स का वर्क क्या होता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि ब्रोंकियोल्स जो होते हैं जब आप सांस लेते हो, ठीक है, इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम जो होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो रेट होता है, तो ब्रोंकियोल्स से क्या होते हैं आपके इनहेल जब होते हैं तो आपका ब्रोंकियोल्स क्या होगा, उनका वर्क होता है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना किसका काम होता है, ब्रोंकियोल्स का। तो अगर मान लीजिए कि ब्रोंकियोल्स कोलैप्स हो गए, मान लीजिए वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया या वाटर का कलेक्शन हो गया, तो आपका ब्रोंकियोल्स प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये कब होता है, सीरियस कफिंग, जब बार बार खांसी आती है तो आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स मतलब ब्लॉक हो गए हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ऑक्सीजन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी और CO2 भी क्या होगा वहां पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ब्रोंको निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है वूपिंग कफ में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ब्रैकियल न्यूराइटिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से नहीं होता है आपका। आपका ब्रैकियल न्यूराइटिस तो टिटनेस से होता है। ब्रैकियल न्यूराइटिस किसके साइड इफेक्ट से होगा, आपका टिटनेस। टिटनेस टॉक्सिसिटी से क्या होता है, आपका ब्रैकियल न्यूराइटिस होता है। इसमें होता क्या है, ब्रैकियल कितनी प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। देखिए जिसमें रेडियल होता है, आपका अल्नार होता है, एक्सियल होता है और मीडियल होता है। ये 4 इसके अंदर जो आपका नर्व होती हैं, ब्रैकियल्स प्लैक्सिस में जो नर्व होती हैं, आपने देखा होगा ब्रैकियल प्लैक्सिस में जो नर्व होती हैं, इन चारों में से क्या हो जाता है आपका, इसमें होगा क्या, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्रैकियल न्यूराइटिस। समझ में आया? और ये टिटनेस वैक्सीन को जब हम देते हैं तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आया? टिटनेस वैक्सीन को देने के बाद क्या होती है, टिटनेस वैक्सीन की वजह से होता है। समझ में आया? तो ये किसका साइड इफेक्ट की वजह से होता है, टिटनेस वैक्सीन के लिए ब्रैकियल न्यूराइटिस होता है। और ब्रैकियल न्यूराइटिस होता कब है, तो आपने पढ़ा होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ से लेकर, तो C7 से लेकर आपका T1 तक, कहाँ तक होता है आपका ब्रैकियल प्लेक्सस, तो ध्यान रखिएगा C7 से लेकर आपका कहाँ तक होगा, जैसे C8 हो गया, C9 हो गया, आपका टोटल कितना होता है, C1 से लेके C8 तक होगा। कितना होगा ये, C1 से लेके C8 तक, तो C8 तक होगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका C1 से लेकर सर्वाइकल आपने वर्टिब्रा देखा है, तो C1 से लेकर C8 और T1 तक, T1 भी थोरैसिक वर्टिब्रा भी इन्वॉल्व रहता है, ये होता है आपका क्या, ब्रैकियल प्लेक्सिस।
अब इसमें कौन कौन सी नर्व होती है तो ध्यान रखिएगा, तो होती है आपकी ब्रैकियल, रेडियल, अल्नार और मीडियल, 4 नर्व होती हैं जिसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो पैरालाइज हो जाती हैं। समझ में आया? और ये पैरालिसिस की कंडीशन टिटनेस वैक्सीन को देने की वजह से होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। सभी में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द कॉमन ये टिटनेस वैक्सीन देने को क्या होता है, ये कंडीशन क्रिएट होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ट्रांसमिशन ऑफ रूबेला? रूबेला जो डिसीज होती है उसका ट्रांसमिशन का रीजन क्या है? तो रूबेला डिसीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि रूबेला जैसे कि मीजल्स हो गया, रूबेला का दूसरा नाम होता है जर्मन मीजल्स। रूबेला का दूसरा नाम क्या होता है? जर्मन मीजल्स। और जर्मन मीजल्स इसका दूसरा एक और नाम होता है 3 डे डिसीज भी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? 3 डे डिसीज। जैसे 100 डेज कफ आपने देखा था, किसको बोला जाता है? पैटूसिस को बोला जाता है। इसको 3 दिन की बीमारी बोलते हैं। 3 डे डिसीज किसको बोला जाता है? रूबेला को। और इसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? जर्मन मीजल्स। ठीक है, समझ में आया? वहीं पे हम बात करें जो आपका ये किसकी वजह से फैलता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट या फोमिट्स या फीको ओरल। तो किसकी वजह से फैलता है आपका? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। सभी को मालूम है कि ड्रॉपलेट मतलब होता है जब आप स्नीजिंग, कभी मान लीजिए कि ये पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन खांसता है यहाँ पे, तो ड्रॉप करके ये दूसरा पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन है, तो उसके वो भी इनहेल कर रहा है, तो सांस के माध्यम से, मतलब जब वो खांसता है तो वो जो ड्रॉप होती है, सलाइवा जो होता है, तो वो सलाइवा किसके थ्रू फैलता है? खींचने और खांसने और छींकने की वजह से जब स्नीजिंग कफिंग की प्रॉब्लम होती है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। कैसा जाता है? ड्रॉप करके, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। तो ये रूबेला जो डिसीज होती है किसके थ्रू फैलती है? आपकी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जो कि टोगोविरिडाई फैमिली, आरएनए ग्रुप का टोगोविरिडाई फैमिली से फैलता है आपका रूबेला डिसीज। समझ में आया? रूबेला डिसीज किससे फैलता है? आपका आरएनए वायरस से फैलता है, ठीक है। और ये जो रैप्डो वायरस होता है, रूबेला डिसीज जो कॉज होता है किससे होता है? रैप्डो वायरस से। समझ में आया? और जर्मन मीजल्स इसको हम बोलते हैं। और स्पेशली रूप से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कॉन्जेनाइटली रूबेला जो देखने को मिलता है, सीआरएस जिसका नाम होता है, शॉर्टनेस हम बोलते हैं सीआरएस, कॉन्जेनाइटली रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है कि एट बर्थ, मतलब एट बर्थ जब बच्चे में रूबेला प्रेजेंट होता है, कॉन्जेनाइटली अगर देखने को मिलता है तो वो कब देखने को मिलता है? 11 वीक में। ध्यान, प्रेगनेंसी का 11 वीक रहता है, लेस देन 11 वीक। सबसे ज़्यादा अगर चांसेस रूबेला में रहते हैं जैसे बच्चे से मदर में, तो वो चांसेस कब रहता है? सबसे ज़्यादा 11 वीक में। 11 वीक की प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आपने ट्राइमेस्टर पढ़ा होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 3 मंथ का होता है आपका, सेकंड ट्राइमेस्टर भी आपका 6 मंथ का हो गया, और 9 मंथ का होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये हो गया आपका 9 मंथ, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका 12 वीक से लेकर आपका 1 से लेकर 12 वीक तक कितना होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 से 20 तक क्या होता है आपका 6 ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद आपका 20 से एबव जो होता है वो किस में जाता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो रूबेला का कंडीशन है, रूबेला जो डिसीज है, वो सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। और इसमें जो डिसीज होती है, रूबेला डिसीज जो मदर से जाकर बच्चे में फैलता है, ध्यान रखिएगा, जो मदर से जाकर बच्चे में फैलता है वो कितना चांसेस रहते हैं उसके। तो इसमें देखो, कैटरैक्ट होने का प्रॉब्लम रहता है, बच्चा बहरा भी हो सकता है रूबेला इन्फेक्शन होने का। और सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे रहेंगे? 90% चांसेस रहता है। ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट चांसेस रहेंगे रूबेला के? 11 वीक में रूबेला के 90, अगर माँ को अगर रूबेला हो रहा है तो बच्चे में जो इन्फेक्शन रूबेला का होने का चांसेस रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो कितना रहता है? 90%। ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, केवल आपका 35% रहेगा। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर चांसेस हो जाता है मिनिमम आपका 58 या 60% चांसेस हो जाते हैं आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में। समझ में आया? 60%। लेकिन देखिए, इसमें 90% सबसे ज़्यादा चांसेस तो फर्स्ट में रहते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें माँ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसको करता है? माँ को। बच्चे को इतना अफेक्ट नहीं करता है। किसको अफेक्ट करता है रूबेला इन्फेक्शन? माँ को अफेक्ट करेगा। समझ में आया? तो 11 वीक की अगर कम की प्रेगनेंसी है तो उसमें सबसे ज़्यादा रूबेला का जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जर्मन मीजल्स का इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है, तो किसमें देखने को मिलता है? बच्चे में देखने को मिलता है। और इसको 3 डे डिसीज के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? वहीं पे हम बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जैसे कि मान लीजिए टचिंग द स्किन इन्फेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ऐसा जो इन्फेक्शन होता है थ्रू द ब्लड के थ्रू अगर फैलता है तो वो किसके थ्रू फैलता है? जैसे कि नीडल और सिरिंज के थ्रू, एचआईवी वगैरह हो गया तो किसके द्वारा फैलता है? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। वहीं पे हम फॉमिट्स की बात करें तो फॉमिट्स क्या होता है? जैसे कि व्हीकल के थ्रू, व्हीकल डायरेक्ट कांटेक्ट आपका जैसे स्किन के टचिंग से हो गया, और फॉमिट्स भी क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? आपके व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। और व्हीकल बॉर्न में मैंने आपको 4-5 कंडीशन बताई जिसमें से फॉमिट्स होता है आपका, ठीक है। ब्लड हो गया आपका, यूरिन हो गया आपका, ठीक है, यूरिन के इन्फेक्शन से या ब्लड के इन्फेक्शन से या स्टूल के इन्फेक्शन से, ये सब का इन्फेक्शन से
स्पिटम के इन्फेक्शन से। तो ये सब जो इन्फेक्शन की वजह से फैलता है आपका, तो किसके थ्रू फैलता है आपका, फॉमिट्स हो गया। और फीको ओरल रूट तो सभी को मालूम है कि फीको ओरल जैसे कि निमोनिया हो गया तो फीको ओरल रूट से ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ये जो रूबेला का इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू फैलता है आपका, एयर ब्रॉन ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है। समझ में आया रूबेला इन्फेक्शन। अब वहीं पे बात किया जाए, अगर रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड कोई पूछ लिया तो कितना होता है आपका, तो 17 डेज। नॉर्मल रेंज अगर कोई बोलता है तो 17 डेज होता है, ध्यान रखिएगा। और वैसे अगर अगर हाईली रेंज अगर जाता है तो कितना जाता है इसका, 10 to 23 डेज तक जाता है। कितना जाएगा, 10 to 23 डेज तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल एक्सेप्ट। ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है आपका, कॉप्लिक स्पोर्ट्स अपीयर रेस्ट डिसअपीयर। कॉप्लिक ये मीजल्स के बारे में तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि मीजल्स डिसीज सबसे मीजल्स डिसीज क्या होती है सभी को मालूम है। तो एक तो मीजल्स डिसीज आपका पैरामिक्सो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन होता है। किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस से होने वाला डिसीज है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस से होने वाला डिसीज है आपका, जो कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कितना होता है आपका, 14 to 16 डेज। जो 16 डेज का आपका ड्यूरेशन होता है, मतलब 16 नहीं बोलेंगे इसमें हम, वन। तो मीजल्स डिसीज आपका पैरामिक्सो वायरस से होता है। वहाँ पे अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 to 14 डेज होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होगा, 10 to 14 डेज। जो कि प्रोड्रोमल स्टेज होता है आपका 14 डेज। प्रोड्रोमल जो स्टेज होता है वो 14 डेज होता है। लेकिन हाईली इन्फेक्टिविटी स्टेज क्या होता है आपका, हाईली इन्फेक्टिविटी रेट होता है आपका 10 डेज का। ठीक है, जो इसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा अपीयर होता है वो होता है 10 डेज में अपीयर हो जाता है। वहीं पे बात करें हम कॉप्लिक स्पोर्ट्स का, तो कॉप्लिक स्पोर्ट्स आपका कब अपीयर हो जाता है, कब प्रेजेंट हो जाता है, तो 3 डेज में। कब अपीयर हो जाता है आपका, 3 डेज में बोलेंगे। देखिए इसमें कंडीशन होती है इरप्टिव स्टेज और प्री इरप्टिव स्टेज और पोस्ट इरप्टिव स्टेज। कितनी कंडीशन होती है, प्री इरप्टिव स्टेज, इसको हम बोलते हैं प्री इरप्टिव स्टेज। किसमें हम देखते हैं, मीजल्स में। ठीक है, प्री इरप्टिव स्टेज होता है आपका, एक होता है इरप्टिव स्टेज। कौन सा होता है, इरप्टिव स्टेज। उसके बाद होता है पोस्ट इरप्टिव स्टेज। पोस्ट इरप्टिव स्टेज होता है, समझ में आया। 3 कंडीशन होती हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, जो प्री इरप्टिव स्टेज होता है, जो हम प्रोड्रोमल पीरियड जिसको हम बोलते हैं, इसमें कॉप्लिक स्पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये स्पोर्ट 3 डेज में होता है। ये कब होता है, 3 डेज में अपीयर हो जाता है। उसके बाद इरप्टिव स्टेज में क्या होते हैं, रैसेस आ जाते हैं। कब आते हैं, रैसेस। और रैसेस क्या हो गए आपका, 3 to 7 डेज में। 7 डेज में मतलब एबव 3 दिन से एबव, मतलब आप मान के चलिए 6 to 10 डेज। 6 to 10 डेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रैसेस आ जाते हैं। और उसके बाद पोस्ट इरप्टिव स्टेज में क्या होते हैं, सारे जो भी सिम्टम होते हैं धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। क्या होते हैं, डिसअपीयर, मतलब ये सिम्टम धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। समझ में आया। तो इसमें बोला गया है कि जो मीजल्स डिसीज है, मीजल्स डिसीज की 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, प्री इरप्टिव स्टेज एंड पोस्ट इरप्टिव स्टेज। तो प्री इरप्टिव स्टेज में तो सबसे पहले कॉप्लिक स्पॉट होता है, जो कि 3 दिन में देखने को मिलता है, और रैसेस भी आपका 10 डेज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्रू, सभी इसके बारे में सही है लेकिन एक गलत है। तो देखिए इसमें कॉप्लिक स्पॉट तो अपीयर बताया, लेकिन रैसेस क्या बता दिया, डिसअपीयर। तो रैसेस डिसअपीयर थोड़ी होता है, रैसेस डिसअपीयर नहीं होता है। ड्यूरिंग मीजल्स के टाइम पे रैसेस क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए इसका क्या होता है आपका, ये करेक्ट नहीं माना जाएगा, ये गलत है आपका। यहाँ पे प्रिवेंटेड बोथ एक्टिव एंड पैसिव वैक्सीन, तो ये तो सही है देखिए, लेकिन ये रॉन्ग है आपका फर्स्ट वाला। ओटाइटिस मीडिया होता है, मैंने आपको कल के सेशन मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो जो मीजल्स होता है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पे टीबी नहीं, यहाँ पे टीबी होगा। टीबी इज रेगुलेट इन द पोस्ट मीजल। तो मीजल्स के बाद क्या टीबी रेगुलेट होती है, तो हाँ ये भी सही बात है कि टीबी किसके बाद रेगुलेट होती है, एग्रुएटेड होती है इन पोस्ट मीजल्स। अगर मीजल्स हुआ है किसी भी पेशेंट को तो टीबी उसमें एग्रुएटेड हो सकती है, क्योंकि अभी टीबी भी क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि किससे डिसीज होता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो मीजल्स डिसीज भी क्या करती है, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। और सबसे पहले मीजल्स डिसीज में कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो इंट्रा ऑक्यूलर रीजन में होता है आपका, रेटिकुलम ऑफ ऑक्यूलर रीजन, मतलब कान के पीछे से। कान के पीछे से क्या होते हैं, रैसेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं होना, और जाके आपका बक्कल म्यूकोसा, मतलब अंदर टीथ के नीचे जो प्री मोलार एरियाज होता है वहाँ पे क्या होता है आपका, छोटे छोटे स्पोर्ट बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉप्लिक स्पोर्ट। समझ में आया। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि मीजल्स की जो कंडीशन होती है, तो मीजल्स की कंडीशन मैंने आपको बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कब होता है आपका, 10 to 14 डेज। और 10 to 14 डेज के अंदर में क्या होता है, कॉप्लिक स्पोर्ट्स और आपका रैसेस प्रेजेंट रहते हैं। रैसेस खत्म कब होता है, पोस्ट, मतलब जब प्रॉपर तरीके से मीजल्स ठीक हो जाता है किसी पर्सन में, तब रैसेस क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये रॉन्ग होगा आपका, ये गलत होगा।
मतलब इसके लिए ये ट्रू नहीं है। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बाकी सारे आंसर क्या है इसके सही हैं। और ये जो आंसर दिया हुआ है आपका कॉप्लिक स्पॉट अपीयर एंड वैसे डिसअपीयर, तो ये क्या है आपका रॉन्ग आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग मीजल्स वैक्सीन एक्सेप्ट। आपका मीजल्स वैक्सीन के लिए सारे ऑप्शन इसमें से सही हैं, बाकी एक को छोड़कर। तो फ्रीज ड्राइड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, फ्रीज ड्राइड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या हम फ्रीज में रखते हैं, उसको ड्राई करके रखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को। आपका मीजल्स जो वैक्सीन है तो सभी को मालूम है कि मीजल्स वैक्सीन क्या होता है, आपका लाइव वैक्सीन होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। मीजल्स क्या होता है मैंने आपको इसके पहले ही बताया था। लाइव वैक्सीन के जो टाइप्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं आपके लाइव वैक्सीन के टाइप। तो मीजल्स हो गया आपका, बीसीजी हो गया, ठीक है, बीसीजी हो गया आपका, ठीक है, टाइफाइड टाइफी ओरल हो गया, टाइफाइड ओरल जो हम देते हैं वो होता है आपका लाइव वैक्सीन, ठीक है। और इसके बाद जितने भी आपका ये लाइव वैक्सीन इसके अंडर में आते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मीजल्स वैक्सीन है उसके लिए क्या सही नहीं है, ट्रू रिगार्डिंग मीजल्स वैक्सीन एक्सेप्ट एक को छोड़कर। नेक्स्ट बताया गया है सिंगल डोज। सिंगल डोज जो हम देते हैं क्या 0.5 ml देते हैं, इज ओकेशनली एसोसिएटेड विथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है क्या, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्या यह कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्या मीजल्स वैक्सीन। तो ये तो सभी को मालूम है कि लाइव वैक्सीन आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये भी बात सही है, ये भी करेक्ट है आपका। सिंगल डोज नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो फ्रीज करते हैं ड्राइड लाइव वैक्सीन एटीन्यूएटेड वैक्सीन को, तो ये भी बात करेक्ट है क्योंकि ड्राई इसमें बताया गया। वेट सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब वेट अगर लिखा होता तो ये जो बात होती तो वो क्या होता है, इसका मिस्टेक होता, लेकिन ड्राई है मतलब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को हमेशा हम ड्राई करके रखते हैं, फिर इसको हम डाइल्यूट करते हैं। सभी को मालूम है, जैसे डिस्टिल वाटर से हम क्या करते हैं, मीजल्स को डाइल्यूट करते हैं, सभी को मालूम है ना। और जो आपका बीसीजी वैक्सीन हो गया हम उसको नॉर्मल सलाइन में करते हैं। समझ में आ गया। तो फ्रीज ड्राइड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को उसको हम फ्रीजिंग करके रखते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को। सिंगल IM डोज लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इसमें 2 डोज लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 डोज लगते हैं सबक्यूटेनियस के। कितने डोज लगते हैं, 2 डोज लगते हैं आपके मीजल्स के, 2 डोज लगते हैं इसमें। और कब लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है, अपर आर्म में लगता है 0.5 ml। कितना लगता है, ये तो डोज तो सही दिया हुआ है लेकिन जो डोज बताया गया है सिंगल बताया गया, तो सिंगल नहीं आपका डोज लगता है। और IM नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। IM जो इंट्रामस्कुलर दिया है IM नहीं लगता है, ये भी गलत है आपका। तो ये लगता है सबक्यूटेनियस। क्या कौन से रूट में लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है 0.5 ml। आपका क्या लगता है, मीजल्स वैक्सीन लगता है। और मीजल्स वैक्सीन सभी को मालूम है कब लगता है, तो 9 मंथ में लगता है। कब लगता है ये, 9 मंथ में। समझ में आया, 9 मंथ में क्या होता है, मीजल्स वैक्सीन लगता है। और इसके साथ में 9 मंथ के साथ में हम विटामिन ए भी देते हैं, ये आपको मालूम है। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज लगता है तो 9 मंथ में ही लगता है। सॉरी, जो वैक्सीन मतलब विटामिन ए जो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है बच्चे को, तो कब देते हैं, कितना हम देते हैं उसको, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है बच्चे को। वो कब देते हैं, 9 मंथ मीजल्स वैक्सीन के साथ में ही देते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए कि किस कंडीशन में हम बच्चे को 9 मंथ से पहले दे सकते हैं, तो 9 मंथ से पहले हम उसको 6 to 9 मंथ भी दे सकते हैं। कब, किस कंडीशन में, जब बच्चा माल नरिश हो। जब बच्चा माल नरिश हो उस कंडीशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को मीजल्स वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होगी तभी आप दोगे, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब बच्चा किसमें हो, माल नरिश हो, या तो फिर कोई इपिडेमियोलॉजी मतलब इपिडेमिक कंडीशन क्रिएट हो, मतलब उस एरिया में बहुत ज़्यादा मीजल्स डिसीज से ग्रसित है लोग, या मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी एरिया में मीजल्स डिसीज बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वैक्सीन अगर आपको लगाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर्ड इम्यूनिटी क्या करना है, तैयार करनी होती है कम्युनिटी के अंदर, हर्ड इम्यूनिटी, ताकि इंक्रीज हो रेजिस्टेंस पावर ऑफ डिसीज पे, हर कम्युनिटी मेंबर में क्या हो, उस डिसीज को पूरी तरह से उसको प्रिवेंट करना हो। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इपिडेमिक कंडीशन इन द मीजल्स, जब मीजल्स की कोई इपिडेमिक कंडीशन अगर कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, वैक्सीन दे सकते हो। समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रीजिंग भी करते हैं, ये भी बात करेक्ट है इसका। ओकेशनली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है आपका, ओकेशनली क्या करता है आपका जो मीजल्स वैक्सीन होता है वो क्या सिम्टम क्रिएट करेगा वहाँ पे, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था जैसे ओटाइटिस मीडिया वगैरह होगा, ये किसमें होता है आपका, मीजल्स का साइड इफेक्ट, मीजल्स वैक्सीन देने का जो साइड इफेक्ट देखने मिलता है वो मिलता है आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। समझ में आया, टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, समझ में आया, टॉक्सिक शॉक। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी वैक्सीन होती है वो सभी क्या होती है प्रेगनेंसी में, टीटी को छोड़कर, टिटनेस वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन को छोड़कर क्या होती है, सभी लाइव वैक्सीन आपकी क्या होती
सकती हैं प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए चाइल्ड विथ पर्टूसिस शुड बी आइसोलेटेड फॉर, चाइल्ड विथ पर्टूसिस, अभी इसके पहले हमने आपको पर्टूसिस डिसीज के बारे में बताया, जिसमें से एक बार हम फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। आप लोग इसको बार बार पढ़िए, क्योंकि देखिए आपका जो सीएचओ का एग्जाम, जिन बच्चों का सीएचओ का एग्जाम होने वाला है, उनमें से मोस्ट ऑफ द ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम बार बार कम्युनिटी के क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। तो पर्टूसिस होती है 100 डेज, ये तो अभी बताया हमने। 100 डेज जो कफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्टूसिस बोलते हैं। वूपिंग कफ एक दूसरा नाम होता है, वूपिंग कफ। और ब्रोडेटेला पर्टूसिस से होने वाला ये इन्फेक्शन होता है, ब्रोडेटेला बैक्टीरिया जो होता है उससे होने वाला ये इन्फेक्शन होता है। पूछा जा रहा है कि एक बच्चा है, अगर उसको ब्रोडेटेला पर्टूसिस डिसीज हुई है तो उसको हम कितने दिन तक हम आइसोलेट कर सकते हैं? आइसोलेट मैंने आपको बताया था कि जब तक उसकी इन्फेक्टिविटी रेट रहेगी। इन्फेक्टिविटी रेट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी बच्चे को इन्फेक्शन पर्टूसिस डिसीज का हुआ है तो 7 डेज से लेकर 14 डेज तक है, ठीक है। 14 डेज तक अगर उसका इंक्यूबेशन पीरियड है तो कितने वीक तक आएगा? तो उसको आपको ध्यान देना है कि अगर 20 वीक तक अगर 20 डेज तक है कि 1 मंथ तक है, जितने दिन तक है तो उसको क्या करना है? आपको आइसोलेट करना है। जब तक उसका इन्फेक्शन रहेगा उस डिसीज का, तब तक आपको क्या करना है? उसको आइसोलेट करके रखना है। तो चाइल्ड विथ पर्टूसिस शुड बी आइसोलेटेड फॉर 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक, या 3 to 4 6 या 4 to 6 वीक। कितने वीक तक हम क्या कर सकते हैं? उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए ए नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 3 to 4 वीक। हमने 14 आपको बताया, जब 14 डेज है आपको, तो आपको सोचना चाहिए, आपको मतलब ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि 14 डेज अगर जा रहा है तो कितने वीक तक उसको आइसोलेट करना, जब तक उसका इन्फेक्शन रेट रहेगा। वो तो हो गया इंक्यूबेशन पीरियड की, मतलब इस टाइम तक उसका रेंज होता है, लेकिन इन्फेक्शन जब तक रहेगा उसको, तब तक बच्चे को क्या करना है? आइसोलेट करना है। तो बच्चे को हमको कितने टाइम तक आइसोलेट करके रखना है? 3 to 4 वीक। मैं आपको एक कंडीशन इसमें बताती हूँ। जो इसका साइनम सिम्टम होता है, क्लिनिकल स्टेज हम जो बोलते हैं इसका पर्टूसिस का, तो कितने कंडीशन होते हैं? तो 3 कंडीशन होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है कैटारल अटैक, इसको हम बोलते हैं कैटारल अटैक। कैटारल कैटारल अटैक इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? कैटारल अटैक, ठीक है। कैटारल अटैक फर्स्ट होता है आपका, जिसमें से कॉमन साइन देखने को केवल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है प्रॉक्सिमल अटैक, पैरोक्सिमल अटैक, पैरोक्सिमल अटैक। पैरोक्सिमल अटैक होता है आपका सेकंड वाला। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा सीवियर कफिंग होती है। देन इसके बाद होता है कन्वर्जेंट अटैक। इसके बाद क्या होता है आपका? कन्वर्जेंट अटैक। लास्ट वाला होता है कन्वर्जेंट अटैक। मतलब कन्वर्जेंट किसको हम बोलते हैं? ऐसा अटैक जिसमें से सीजर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हाईली अगर इन्फेक्शन होगा तो कन्वर्जेंट अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। और सीवियर कफिंग किसमें होती है? तो आपका सेकंड वाले अटैक में आता है। पैरोक्सिमल जो अटैक आता है किसमें होता है? इसमें सीवियर कफिंग होती है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ क्या होता है, और ये यही कफिंग जो होती है वो कितना होता है आपका? 3 to 4 वीक होता है। समझ में आया? जो आपका ये जो कफिंग वाली स्टेज होती है, सीवियर जो कफिंग की प्रॉब्लम आती है, किसमें होती है? आपकी 3 to 4 वीक, ठीक है। ये पैरोक्सिमल जो होता है वो कितना जाएगा? 3 to 4 वीक में क्या होती है? उसको सीवियर कफिंग होती है। समझ में आया? तो ये सारे क्लिनिकल स्टेज होते हैं किसके? आपके पर्टूसिस डिसीज के होते हैं। जिसमें जो बच्चे का रीजन बताया गया है, जो सिम्टम देखने को, सबसे पहले तो कॉमन साइन देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि नॉर्मल साइन उसको देखने को मिलेगा, बॉडी एक होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको कफ होगा, नोज उसका डिस्चार्ज होगा, तो मतलब थोड़ा सा सिम्टम दिखेगा। लेकिन जब सीवियर रूप से उसको कफिंग हो रही है, उसको लगातार खांसी आ रही है, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो वो किस में जाएगा? आपका बच्चे को उस कंडीशन पे हमको क्या करना होगा? आइसोलेट करना होगा। अगर थोड़ा सा कॉमन साइन अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप बच्चे को आइसोलेट नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर 1 to 2 वीक का रेशियो है तो वो अपने आप प्रॉपर क्या होता है? ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को पैरोक्सिमल कंडीशन अगर हो रही है, सीवियर कफिंग की प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो बच्चे को क्या करना होगा? हमको आइसोलेट, उस कंडीशन पे हमको बच्चे को क्या करना होता है? आइसोलेट करना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ डीपीटी आर ड्यू टू, डीपीटी वैक्सीन अगर आप देते हो तो क्या क्या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बन सकती है? तो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट, या डिप्थीरिया, टिटनेस, या तो फिर ऑल ऑफ देम। तो क्या देखने को कंडीशन? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। डीपीटी सभी को मालूम है, डीपीटी कब कब देते हैं? तो 6 वीक और 10 वीक और 14 वीक्स, ये वीक्स में हम क्या करते हैं? बच्चे को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कब क्रिएट होती है? तो इसको ध्यान रखना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होती है पर्ट्यूसिस कंपोनेंट से।
किससे होती है, पर्टूसिस। ना तो डिप्थीरिया या तो टिटनेस या जो भी होता है। अगर हम बच्चे को देखिए, इसमें मैंने आपको ये पहले वाले सेशन मैंने बताया था कि अगर बच्चा 6 साल से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 6 ईयर, अगर बच्चा मोर देन 6 ईयर का हो जाता है, 6 साल से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हमको डीपीटी वैक्सीन नहीं देना है, जिसमें पर्टूसिस जो वैक्सीन, आप डीटी वैक्सीन दे सकते हो, डिप्थीरिया टिटनेस वैक्सीन आप दे सकते हो, लेकिन पर्टूसिस वैक्सीन आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो जाकर बच्चे के न्यूरोलॉजिकल मतलब ऑर्गन्स में क्या करता है, नर्वस सिस्टम में क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ध्यान रखिएगा, समझ में आया। नर्वस सिस्टम में क्या कर सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, समझ में आया। वहीं पर डिप्थीरिया और टिटनेस जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए मोर देन 6 ईयर वाले बच्चे को कभी भी डीपीटी का वैक्सीन नहीं देते हैं। समझ में आ गया होगा। और प्रेगनेंसी में भी इसको हमको नहीं देना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पर्टूसिस कंपोनेंट। इसमें से क्या हटाना होता है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, डीपीटी वैक्सीन देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो इंस्टीट्यूट है पूछा जा रहा है वो कहाँ पे लोकेट है, आपका न्यू दिल्ली में है, बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, मुंबई में है, कहाँ पे आपका लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो नई दिल्ली में है कि आपका बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, तो कहाँ पे है, ये बैंगलोर में है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, आपका बैंगलोर में। यहीं पे अगर पूछ लेता कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च कहाँ है, रिसर्च अगर पूछ लेता कि रिसर्च कहाँ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता आपका चेन्नई। इसका करेक्ट ऑप्शन होता चेन्नई। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे प्रेजेंट है आपका रिसर्च वाला सेंटर, कहाँ पे है, तो चेन्नई में आपका लोकेटेड है। वहीं पे इंस्टीट्यूट कहाँ है ट्यूबरक्लोसिस का, तो इंस्टीट्यूट जो संस्था है ट्यूबरक्लोसिस की वो कहाँ है, बैंगलोर में। लेकिन जो रिसर्च का काम चलता है, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस इन सबको देखते हैं, हम उसमें रिसर्च करते हैं, नए नए इवेंट को खोजते हैं, उसका काम कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका चेन्नई में। रिसर्च वाला काम चेन्नई में होता है, और इंस्टीट्यूट कहाँ है, उसका संस्था कहाँ पे है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो है आपका दिल्ली में। समझ में आया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टीबी मल्टी ड्रग रेजिमेन इज गिवन टू, टीबी मल्टी ड्रग जो दी जाती है किसके लिए दी जाती है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट रेजिस्टेंस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या प्रिवेंट साइड इफेक्ट, या नॉन ऑफ दीज। तो टीबी की जो मल्टी ड्रग्स दी जाती है तो किसके लिए दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिवेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रिवेंट। टीबी जो मल्टी ड्रग दी जाती है किसके लिए दी जाती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे कि रिफाम्पिसिन हो गया, जो आप लेप्रोसी में भी यूज़ करते हो, टीबी का जो मल्टी ड्रग आप यूज़ करते हो, तो उसके जब रेजिस्टेंस पावर जब उसका कम हो जाता है तो उस कंडीशन पे क्या करते हो, आप टीबी मल्टी ड्रग का यूज़ करते हो। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि MDT मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर द लेप्रोसी के लिए आप रिफाम्पिसिन यूज़ करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, उसके रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें और ड्रग कंबाइन करके देते हैं। तो जब उसका रेजिस्टेंस पावर कम होता है तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। तो किसको प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं, रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीबी का मल्टी ड्रग रेजिमेन यूज करते हैं, देते हैं। वहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम और प्रिवेंट साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक। ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक को ही हम क्या बोलते हैं, जब हम एंटीबायोटिक देते हैं या कहीं पे भी ये टर्म आता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन यूज करना है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है एंटीबायोटिक यूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन हो गया, क्या होता है आपका, पेनिसिलिन हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, मतलब ये जितने भी, जेंटामाइसिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, इनका नाम होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो एंटीबायोटिक के लिए क्या होता है, कौन सा वर्ड टर्म यूज होता है, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। समझ में आया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी यूज्ड इज आइसोलेट पोलियो वायरस अर्लीस्ट, किस टाइप का जो सैंपल है वो पोलियो वायरस के लिए जल्दी क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ऐसा कौन सा सैंपल यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला है ऑप्शन स्टूल, ब्लड, थ्रोट, या CSF। तो सभी को मालूम है पोलियो वायरस का, मैंने कल आपको बताया था इसको, अपने पहले वाले सेशन में बताया था कि आपका जो पोलियो वायरस होता है वो कहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, तो स्टूल में। उसका सैंपल हम कहाँ लेते हैं, स्टूल में। और फैलता कैसे है, तो पोलियो वायरस से फैलने वाला होता है, जो पोलियो माइलाइटिस डिसीज होती है, ये मैंने आपको बताया था। और इसमें ये जो पोलियो वायरस जो देखने को मिलता है तो कब मिलता है, तो 8 वीक तक हम इसका सैंपल स्टूल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका सैंपल ले सकते हैं जिसमें से पोलियो वायरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो पैरालाइसिस की कंडीशन क्रिएट करती है, तो कितना क्रिएट करती है, केवल 1%। बच्चे में अगर पैरालाइसिस की कंडीशन, अगर पोलियो वायरस से जो पैरालाइसिस कंडीशन देखने को मिलती है तो केवल कितना, लेस देन 1% ही देखने को
मिलती है। समझ में आया। और पोलियो जो डिसीज होती है वो इसका अगर इंक्यूबेशन की बात करें तो वो कितना होता है आपका, तो सबसे पहले तो इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है तो वो 15 डेज का होता है। लेकिन मोर देन अगर जाता है 7 to 14 डेज तक जाएगा पोलियो का इंक्यूबेशन, और मोर देन अगर जाता है तो 30 डेज भी क्या होता है पोलियो। और बाकी अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो पैरालिसिस की कंडीशन तो हमेशा भी क्रिएट हो सकती है। समझ में आए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो इसका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है कि आइसोलेट पोलियो वायरस। तो जो आइसोलेट, इसका जो सैंपल हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट मतलब देखना, तो आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टूल कितने वीक तक हम इसको देख सकते हैं, तो कितने वीक तक देखेंगे हम इसको, स्टूल में देखेंगे 8 वीक्स तक। और सबसे बेस्ट टाइम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट टाइम जो स्टूल सैंपल करने का जो पोलियो का होता है, जो पोलियो वायरस आपका पोलियो डिसीज में फैलता है, जो प्रेजेंट होता है, तो 2 वीक्स में, 8 वीक तक तो प्रेजेंट होता है वायरस स्टूल में, लेकिन क्या होता है 2 वीक्स तक हम इजिली क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइमिंग होता है जिसमें से वायरस क्या होते हैं, काफ़ी एक्टिव फेस में होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं, तो जिसका हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको हम डिनोट कर सकते हैं पोलियो वायरस को। समझ में आया। बाकी 8 वीक तक हम इसको देखने को ये मिलता है हमको। फिर उसके बाद ब्लड में, तो ब्लड में ऐसा कोई इन्फेक्शन है नहीं, ब्लड में तो हमेशा क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का देते हैं, ब्लड के माध्यम से क्या हम देखेंगे, जैसे कि एनीमिया है या ब्लड में कौन से मतलब ऐसे फैक्टर का डिफिशियंसी, तो उसकी वजह से हम ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे मलेरिया हो गया तो मलेरिया में हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पोलियो वायरस में ब्लड टेस्ट का कोई रीज़न ही नहीं है। जैसे कि डेंगू हो गया तो डेंगू के लिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। वहाँ पे आपका जो थ्रॉट दिया है, थ्रॉट में क्या करते हैं, तो थ्रॉट स्वैब कल्चर किया जाता है। थ्रॉट स्वैब कल्चर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, डिप्थीरिया जो डिसीज होती है आपकी, वो डिप्थीरिया डिसीज में क्या किया जाता है, आपका थ्रॉट स्वैब कल्चर किया जाता है। तो समझ में आया आपको। सीएसएफ फ्लूइड की बात करें तो सीएसएफ फ्लूइड किसके लिए होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, मतलब सीएसएफ फ्लूइड कहीं ना कहीं उसका जो अमाउंट है वो क्या हो चुका है, ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सीएसएफ फ्लूइड चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हम क्या करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो पोलियो के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सैंपल लेने के लिए स्टूल का टेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और वहीं पे देखिए एक चीज़ और है, जो पोलियो डिसीज होती है, पोलियो डिसीज कहाँ से, जो वायरस होता है वो कहाँ पे सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, एब्डोमिनल में, आपके स्टमक में जाके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या करता है, ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, ये इंटर करता है आपके, फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में, कहाँ पे इंटर करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करेगा। देन इसके बाद आपका क्या बनाएगा, वेरेमिक कंडीशन क्रिएट करेगा। वेरेमिक कंडीशन मतलब जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर, ये मतलब ब्रेन को कैसे करता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है, क्रॉस करता है, मतलब ब्लड में जाकर क्या होता है, क्रॉस करके ये ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में पहुंचकर क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। समझ में आया। मतलब न्यूरॉन वाला जो सिस्टम है, न्यूरल एरिया को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन से कंडीशन को करेगा, न्यूरल एरिया को, नर्वस सिस्टम वाले एरिया को क्या करता है, अफेक्ट करता है ये, और जाकर पैरालाइसिस क्रिएट करता है। सबसे पहले कहाँ करेगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएगा, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में अफेक्ट करेगा, फिर वैरेमिक कंडीशन पहुंचेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर जो कॉज होता है, ब्लड को क्रॉस करके पहुंचेगा जाके नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम में क्या करता है, ये पैरालाइसिस को क्रिएट करता है। समझ में आया। इस प्रकार से पोलियो डिसीज क्या करती है, इन्फेक्शन को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इपिडेमोलॉजिकल मार्कर ऑफ हिपेटाइटिस बी। इसके पहले भी शायद मैंने इसको पढ़ाया है कि हिपेटाइटिस जो बी डिसीज होती है आपकी, हिपेटाइटिस के जो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले इसका मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। हिपैटिक नाम अगर कहीं पे आता है तो कहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना, कहाँ पे, लीवर में। अब ए और बी और सी और डी और ई, तो ए और ई को छोड़कर ध्यान रखिएगा, ए और ई, हिपेटाइटिस ए और ई केवल क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं, इन्फेक्टेड वाटर से। ठीक है, इस तरह से जो आपका हिपेटाइटिस ए और ई होता है केवल फीको ओरल रूट से फैलते हैं। बाकी जितने भी जो जैसे कि हिपेटाइटिस बी, सी, ई और सी, डी, ये सब जो फैलते हैं वो किसके थ्रू फैलते हैं, आपके इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू से फैलते हैं। ब्लड के थ्रू जो फैलने वाले आपके होते हैं, जैसे हिपेटाइटिस बी हो गया, तो इसका बोला जा रहा है कि इपिडेमोलॉजिकल जो मार्कर होता है उसको हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं, तो एंटी एचबीएस से करते हैं, या एंटी एचबीसी से करते हैं, या एचबीईएजी से करते हैं। ये एजी मतलब होता है एंटीजन, ध्यान रखिएगा, एजी मतलब क्या होगा, एंटीजन। समझ में आया। तो ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एचबीएस एजी से। किससे डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि हिपेटाइटिस बी जो होता है, हिपेटाइटिस वायरस जो होता है, आपका हिपेटाइटिस बी किससे होता है, तो हिपेडिनो वायरस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिपेटाइटिस बी वायरस मतलब एच बी वी वायरस। हिपेटाइटिस वी वायरस का दूसरा नाम होता है
डिनो वायरस, हिपेडिनो वायरस भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम होता है हिपेडिनो वायरस, ठीक है। और ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, तो 145 से लेकर 180 डेज तक रहता है। कितने डेज तक रहता है, 45 से लेकर 180 दिन तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म थे इसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। और वहीं पे हम बात करें कि जो आपके इसका जो रेट होता है, इन्फेक्शन का जो रेट होता है, तो कितना, मतलब हेपेटाइटिस जो बी होता है आपका 100 पॉपुलेशन में से कितना फैल सकता है, 30 को अफेक्ट करता है। 30/100 का रेशियो रहेगा। वहीं पे हेपेटाइटिस सी की बात करें, ये तो बी का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी का। वहीं पे हेपेटाइटिस सी की बात करें तो 3 या 5 के रेशियो में केवल 3 to 5 लोगों को ही क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। समझ में आया। तो ये आपका एंटीजन डिनोट होता है, एंटीजन। समझ में आया। एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं आपके। एंटीजन भी आपको ध्यान रखेगा, हेपेटाइटिस बी जो एंटीजन बनता है आपकी बॉडी में 3 टाइप से बनता है। तो एक तो एंटीजन का मैं आपको टाइप बता देती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है आपका सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है इन्वेलप, बॉडी के अंदर इंटर करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो इनकी 3 कंडीशन होती है, 3 टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सरफेस, एनवेलप एंड कोर, 3 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। समझ में आया। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है उसको हम किस एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर से डिनोट करते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये टर्म है, ध्यान रखिएगा, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर। जैसे कि टर्म आपने हेपेटाइटिस को बी का नाम दे दिया, ए का नाम अलग दे दिया, तो ये इसको हेपेटाइटिस बी को हम कौन से एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर से डिनोट करते हैं, तो HBsAg से करते हैं। समझ में आया। HBs समझ में आया, हेपेटाइटिस बी वायरस, और Ag मतलब एंटीजन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। मतलब आप जब ORS जो कंटेन होता है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओआरएस एक प्रकार का क्या होता है, सॉल्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि पूछता है कि ओआरएस क्या होता है, तो एक प्रकार का सॉल्यूशन, या तो फिर ऑप्शन में देता है सॉल्ट, तो आपको सॉल्ट बताना होगा। तो ओआरएस का जो प्रिपरेशन बताया जा रहा है कि ओआरएस अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें से आप कितने टाइम तक उसका यूज कर सकते हो फ्रेशली, तो 12 आवर्स तक, 24, 18 या 10 आवर्स तक, कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हो, केवल 24 आवर्स तक आप यूज कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। वहीं पे हम बात करें आपका ओआरएस का जो कंटेन होता है, तो ओआरएस का कंटेन क्या क्या होता है, तो सोडियम सिट्रेट हो गया आपका, क्या क्या होता है, सोडियम सिट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और ग्लूकोज होता है। तो कितना कितना पॉइंट होता है, तो 2 पॉइंट आपका 9 हो गया आपका क्या, सोडियम क्लोराइड। फिर 1.5 हो गया आपका क्या, KCl हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया 2 पॉइंट आपका 5, 2.5 किसका हो गया, सोडियम सिट्रेट का। और ग्लूकोज का कितना होता है, 13.5, ध्यान रखिएगा। और टोटल मिलाकर सबसे ज्यादा ग्लूकोज का होता है, और टोटल मिलाकर कितना होता है, 20.5 होता है। सभी का मिलाकर कितना होगा, ये 20.5, ध्यान रखिएगा सभी। देखिए अगर आपको इस तरह में समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि NaCl जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कितना होता है आपको मैं बताती हूँ, तो आपको लिखना है 2.6, ठीक है, 6 ग्राम हो गया आपका। फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड कितना हो गया, तो आपका होता है 1.5, ठीक है, 1.5 सोडियम क्लोराइड हो गया। फिर सोडियम सिट्रेट कितना हो गया, Na जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट कितना होता है, ध्यान रखिएगा, 2.9। लास्ट में जो ग्लूकोज होता है वो होता है 13.5। जब इनको आप पूरा प्लस करोगे तो कितना नॉर्मल रेंज आता है आपका, 20.5 ग्राम होता है आपका क्या, ORS सॉल्यूशन, ठीक है। अब वहीं पे यह इतना ये क्वेश्चन बनता है, इससे मैं इसलिए बता रही हूँ। फिर वहीं पे हम बात करें इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो सबसे पहले हम बात करें जो सोडियम का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है 75। वहीं पे हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड का, तो उसकी भी होती है 75। वहीं पे हम बात करें आपका सोडियम सिट्रेट की ऑस्मोलैरिटी होती है 10। समझ में आया। और ग्लूकोज की जो जो पोटेशियम क्लोराइड की उसकी 65 होती है, क्योंकि ग्लूकोज का होता है 75, ध्यान रखिएगा। 65 किसका होता है, पोटेशियम क्लोराइड का। सोडियम सिट्रेट का होता है 10 आपका, और ग्लूकोज का होता है 75, जो मैं अभी आपको बताई हूँ। तो इनको जब चारों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 245 आएगा। प्लस कर लेना जिसको करना है, आप क्लीन अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो आप वहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी है कितना है, अगर कंटेन देखें तो टोटल 20.5 ग्राम आता है टोटल कंटेन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिट्रेट और
ग्लूकोज का। और यहाँ पे इनकी ऑस्मोलरिटी अलग अलग ऑस्मोलरिटी दी है कि सोडियम का कितना होता है 75, ग्लूकोज का होता है 75 ही, पोटेशियम क्लोराइड का होता है 65 और 10 होता है सोडियम सिट्रेट। टोटल हो गया 245। कितना होता है ऑस्मोलरिटी, कितनी होती है आपकी 245 होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि आपका जो RS कंटेन है आपका, तो इसको कितने टाइम तक यूज कर लेना है, उसके बाद यूज नहीं करना है। तो 24 आवर्स तक हमको क्या करना है, ORS कंटेन का यूज कर लेना है। इसके बाद हमको ORS कंटेन यूज में आया, इसके बाद ORS कंटेन को फिर यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। What reaction might occur due to टिटनेस वैक्सीन? टिटनेस वैक्सीन की वजह से क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है फेब्राइल सीजर, ब्रैकियल न्यूट्राइटिस, हाइपोटोनिक मसल्स, इंसेफेलोपैथी। क्या क्या रीजन देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रैकियल न्यूट्राइटिस, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने इसको बताया है आपको कि टिटनेस वैक्सीन अगर किसी पर्सन को लगता है तो ब्रैकियल न्यूट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें से आपका जो 5 टाइप प्लेक्सेस होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, तो सर्वाइकल प्लेक्सेस होते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सेस होते हैं, लंबार होते हैं, सैक्रम होते हैं, कॉकेक्स होते हैं। कितने प्लेक्सेस होते हैं टोटल? तो टोटल प्लेक्सेस के बारे में आप जान लीजिए। सर्वाइकल प्लेक्सेस, ब्रैकियल प्लेक्सेस, लंबार प्लेक्सेस, सैक्रम प्लेक्सेस और कॉकेक्स प्लेक्सेस। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सेस है ये वाला प्लेक्सेस, ब्रैकियल वाला एरिया हो गया, समझ में आया आपका? कहाँ से लेकर कौन कौन सा एरिया लेकर, तो C1 से लेकर आपका C8 हो गया आपका और T1 हो गया। तो इधर से लेकर आपका टोटल क्या कहलाता है, ब्रैकियल प्लेक्सिस। इस एरिया को कवर करता है वो क्या कहलाता है, ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो इनमें जब न्यूराइटिस, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन आ जाना, टिटनेस वैक्सीन की वजह से ब्रैकियल प्लेक्सिस कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको टर्म बता देती हूँ, रामू नाम से याद कर लीजिएगा, रामू नाम से याद कर लीजिएगा इसको। रेडियल, एक्सियल, मीडियल, अल्नार, ये 4 प्रकार की क्या होती है आपकी नर्व होती है किसके अंडर में, ये नर्व है किसकी, ब्रैकियल नर्व है, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकियल नर्व होती है, ठीक है। ब्रैकियल नर्व जो ब्रैकियल न्यूराइटिस करवा देती है, चारों अल्नार क्या हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये किसकी वजह से होता है आपका, टिटनेस वैक्सीन का साइड इफेक्ट मतलब रिएक्शन से होता है। फेब्राइल सीजर वगैरह इससे नहीं आता है आपका, मलेरिया वगैरह से फेब्राइल सीजर आता है। हाइपोटोनिक मसल्स तो वो होता है जिसमें क्या होता है आपका, हाइपोटोनिक मतलब जब सॉल्यूशन का आपका मतलब बोला चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझते होंगे, यहाँ पे मसल्स की बात है। जब टोनिसिटी ऑफ मसल्स की जो टोनिसिटी है वो कम हो जाती है, मूवमेंट रेट है वो क्या होती है, कम हो जाती है, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। और सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तो सभी को मालूम है। इंसेफेलोपैथी मतलब क्या होता है, इलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जब जो स्ट्रक्चर होता है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है ब्रेन की, तो वो इंसेफेलोपैथी कहलाता है। ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द कब बनती है इंसेफेलोपैथी की, या तो कोई डिसीज कंडीशन होगा या CSF फ्लूइड का जब ओवर कलेक्शन हो जाता है हेड में, तो कंडीशन क्रिएट होती है आपकी इंसेफेलोपैथी की। तो करेक्ट ऑप्शन समझ में आया, ब्रैकियल न्यूराइटिस किसकी वजह से होता है, टिटनेस वैक्सीन के रिएक्शन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। A 5-year-old boy passed 18 loose stool in last 24 hours and vomited twice in the last 4 days. He is irritable but drinking fluid the optimal therapy for the child. एक 5 साल का बच्चा है, क्वेश्चन को पढ़िए, 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का ओल्ड बच्चा है, पास कर रहा 18 बार, 18 बार उसको स्टूल पास हो चुका है, ठीक है। 24 आवर्स में वो 18 बार मतलब स्टूल पास कर चुका है और वॉमिटिंग भी हो रही है उसको ट्वाइस इन 4 घंटे में 2 बार वो वॉमिटिंग कर रहा है। ही इज इरिटेबल बट ड्रिंकिंग फ्लूइड एंड ऑप्टिमल थेरेपी फॉर दिस चाइल्ड। लेकिन पानी तो वो ले रहा है, ड्रिंकिंग फुल ऑप्टिमम लेवल पे जो बच्चे को मतलब थेरेपी देना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि पानी तो वो ले रहा है, ध्यान रखिएगा, पानी पी रहा है, ही इज इट बट ड्रिंकिंग फ्लूइड इज ऑप्टिमल थेरेपी, ठीक है। तो बच्चे को हमको क्या देना है, IV फ्लूइड देना होगा, ORS देना होगा या इंट्रावीनस फ्लूइड इनिशियली। देखो यहाँ पे ड्रिंकिंग फ्लूइड इरिटेट हो रहा है, ध्यान, ही इज इरिटेबल, 4 घंटे से वो बच्चा इरिटेट हो मतलब परेशान हो रहा है। बट हमको कौन सा ड्रिंकिंग फ्लूइड, वो बच्चा फ्लूइड भी नहीं ले रहा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने बोला फ्लूइड नहीं ले रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कि बट ड्रिंकिंग फ्लूइड द ऑप्टिमल थेरेपी फॉर दिस चाइल्ड, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो कौन सा ड्रिंकिंग फ्लूइड बच्चे को देना है ऑप्टिमम लेवल पे, ये आपको बताना है। तो 4 घंटे से बच्चा इरिटेट हो रहा है, उसको 2-3 बार वोमिटिंग भी हो चुकी है, 4 आवर्स में उसको 2-3 बार वोमिटिंग हो रही है, ट्वाइस वोमिटिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार। और बच्चा मतलब 5 साल से ओल्ड है, ठीक है, 5 साल से बड़ा है बच्चा और 18 बार स्टूल पास आउट हो चुका है, तो उसको कौन सा फ्लूइड देंगे, IV फ्लूइड देंगे, ORS देंगे या इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे या प्लेन वाटर एंड शुगर देंगे, तो क्या देंगे हम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ORS देंगे। कभी भी समझ लीजिए कि बच्चे को अगर वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया का केसेस, आपको दस्त का केसेस अगर आपको देखने को मिलता है, डायरिया अगर लूज मोशन उसको हो रहा है,
तो उसको हमेशा हमको क्या देना होता है, ओआरएस। ओआरएस हम क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हम प्लेन वाटर भी दे सकते थे, शुगर भी दे सकते थे, लेकिन प्लेन वाटर और शुगर में हमको फुलफिलमेंट ऑफ द जो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उसको वाटर के साथ साथ में उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट उसका इम्बैलेंस हो चुका है, और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमेशा हमको ओआरएस सॉल्यूशन देना होगा, क्योंकि ओआरएस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो प्रेजेंट होती है बॉडी में, ताकि प्रॉपर तरीके से ऑस्मोलरिटी रेंज जो है वो मेंटेन हो सके, उसको उसके लिए हमको क्या देना होता है, ओआरएस का घोल देना होता है। समझ में आया, ओआरएस का सोल्यूशन हमको क्या करना होता है, बच्चे को देना होता है। हम प्लेन वाटर नहीं देंगे, क्योंकि प्लेन वाटर से बच्चे का केवल थर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो सकता है, बच्चे को अगर प्यास लगी होगी तो वो फुलफिलमेंट हो सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट कम हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स जो कम हुए हैं, उसको हमको पूरा करने के लिए क्या देना होगा, ओआरएस सॉल्यूशन देना कंपलसरी है। इसलिए बच्चे को ना तो हमको आईवी फ्लूइड देना है, ना तो प्लेन वाटर देना है, डायरेक्ट हमको ओआरएस सॉल्यूशन उसको देना है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्कैबीज इज, कौन सा ड्रग्स हम देते हैं स्कैबीज डिसीज में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्कैबीज डिसीज क्या होता है। तो स्कैबीज डिसीज आपका कैसा इन्फेक्शन होता है, तो ईच माइट से होता है, ध्यान रखिएगा, किससे होता है, ईच माइट से। स्कैबीज डिसीज किससे होता है, ईच माइट बोलते हैं इसको हम। ईच माइट मतलब ईचिंग, और ये माइट जो होता है ईच माइट से होता है। ये होता कैसे, तो ये बॉडी के अंदर जाके रिप्लिकेट कर देता है आपकी बॉडी में, मतलब स्किन में क्या करता है, रिप्लिकेशन मतलब जाके अपनी जगह बनाएगा और अंदर एग देता है, एग फॉर्म करेगा वो रिप्लिकेट होकर, ठीक है, एग बनने लगते हैं उसके, और वहां पे वो क्या बन जाते हैं, ब्राउज जैसा बन जाता है। ब्राउज मतलब वो इतना इन्फेक्शन वहां पे कॉज करते हैं, आपका स्किन में इतना इन्फेक्शन कॉज होगा कि वहां पे ब्राउज एरिया बन जाता है, और सीवियर ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है उस कंडीशन में। समझ में आया, खुजली बहुत ज्यादा होती है, जिसको स्कैबीज की प्रॉब्लम होती है। और ये बताया जा रहा है कि इसके लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे। तो 25% क्या बेंजोड यूज करेंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे, सल्फर ऑइंटमेंट नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे 5% परमेंथिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों यूज करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक करता है स्किन में, ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक करेगा। स्पेशली रूप से इसको दिन में नहीं लगाया जाता है, इसको नाइट में हम लगाते हैं, और 8 घंटे के बाद इसको हमको मतलब धुलना होता है, मतलब बात करना होता है, नहाना होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए इसको केवल नाइट में लगाएं, ताकि इधर उधर स्किन में टच ना हो। जिस एरिया में स्कैबीज का इन्फेक्शन हो उस एरिया में हमको उसको लगाना है, और ताकि जो ईच माइट है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो सके। समझ में, और सीवियर ईचिंग होती है, ध्यान रखना। वहीं पे हम बात करें जो आपका 1% हाइड्रोजन हो गया, तो वो वुंड क्लीन करने के लिए होता है, ना कि आपका किसके लिए नहीं होता है, स्कैबीज के लिए नहीं। ये किसके लिए होता है, वुंड क्लीन करने के लिए। जब कोई घाव बन जाता है आपकी बॉडी में, उसको क्लीन करने के लिए, वुंड क्लीन वुंड, ठीक है, वुंड को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसके बाद हम सल्फर ऑइंटमेंट किसके लिए हम यूज करते हैं, तो 5% सल्फर ऑइंटमेंट हम बर्न में करते हैं। जब पेशेंट जल जाता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में जाइए, जहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे ये आपको 5% ऑइंटमेंट मिलेगा, तो ये बर्न पेशेंट में दिया जाता है। समझ में आया, जिसकी स्किन बर्न हो जाती है उसके लिए हम क्या देते हैं, 5% सल्फर ऑइंटमेंट। तो वहीं पे हम बात करें इसका बीज का, तो इसका बीज में हम क्या करते हैं, 5% परमेंथ्रिन यूज करते हैं ड्रग। समझ में, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट कॉलरा एपिडेमिक इन ए कम्युनिटी। बेस्ट तरीका क्या होगा, मान लीजिए किसी एरिया में, कम्युनिटी एरिया में कॉलरा डिसीज फैली है, तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। मास कीमोप्रोफिल टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स यूज करने से, वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल, हेल्थ एजुकेशन, या सेफ वाटर एंड सैनिटेशन से। तो देखिए अभी तो यहाँ पे पूछा गया है बेस्ट अप्रोच, तो वैक्सीन तो हम देखिए सबको तो नहीं दे सकते, कॉलरा की वैक्सीन हम सबको नहीं दे सकते, क्योंकि कॉलरा का वैक्सीन ऑल इंडिविजुअल को देना तो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बच्चे हो सकता है उस एरिया में, हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी भी होंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलरा जो डिसीज होती है, कॉलरा डिसीज कैसे फैलती है आपका, तो विब्रियो कॉलरा डिसीज विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से फैलती है। समझ में आया, कॉलरा जो डिसीज है विब्रियो कॉलरा डिसीज फैलती है, और ये कहाँ पे जाता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कॉज करता है। मैंने इसके पहले वाले सेशन मैंने आपको बताया है, EI टॉक्सिन ये क्रिएट करता है, और सी एम्प को क्या करता है, ये सी एम्प इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें आपका क्या करता है, सी एम्प प्रोसेस को डैमेज कर देता है। इपिथेलियल लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सी एम्प मतलब कैंप हम जिसको बोलते हैं, CAMP इसको हम बोलते हैं। और CAMP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो अमीनो फॉस्फेट क्या होता है, ये आपका डैमेज कर देता है। इपिथेलियल लेयर में ये प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इपिथेलियल लेयर में ये प्रेजेंट होता है। और इपिथेलियल लेयर कहाँ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और सी एम्प को क्या कर देता है, इसका काम क्या होता है, तो जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंजाइम को रिलीज करने का काम होता है सी एम्प का।
साइक्लो एडिनोसिन जो मोनो अमीनो फॉस्फेट होता है आपका, तो ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब इसको जाके ये डिस्ट्रॉय कर देता है आपका बैक्टीरिया, जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब इसको डिस्ट्रॉय करता है तो सीवियर डायरिया होता है। ध्यान रखिएगा, सीवियर डायरिया होता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइस वाटर स्टूल पास होता है। मैंने कॉलरा में आपको बताया था राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल किसमें पास होगा आपका, कॉलरा में। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कम्युनिटी में मान लीजिए कि कॉलरा डिसीज फैले तो बेस्ट मेथड क्या होगा। तो मास कीमोप्रोफिलैक्सिस टेट्रासाइक्लिन का तो हमने आपको बताया था यूज करते हैं कब, जब डिसीज ना हो उसके पहले यूज कर लेना, ड्रग्स का यूज करना। और डॉक्सीसाइक्लिन मतलब होता है जो ड्रग ऑफ चॉइस आप यूज करते हो, आपका जो डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, तो वो तो हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं और बच्चों के लिए यूज करते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन किसके लिए यूज करते हैं, एडल्ट के लिए। मैंने कल बताया था पहले वाले सेशन में कि डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉलरा के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मास कीमोप्रोफिलैक्सिस तो नहीं, ये बेस्ट मेथड तो नहीं होगा उसको कॉलरा को ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्म क्वेश्चन में देखना है प्रिवेंट बताया है। प्रिवेंशन कैसे करोगे, क्योर नहीं करना, अभी सिर्फ प्रिवेंट करना है, इसको रोकना कैसे है हमको। क्योर तो हम तब करेंगे जब तक हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं दे तब तक वो क्योर। तो यहाँ पे प्रिवेंट वर्ड टर्म पे जाइएगा। अगर यहाँ पे क्योर करना होता तो हमको वैक्सीन देना होता या तो हमको ड्रग्स देना होता, लेकिन यहाँ पे प्रिवेंट बोला गया तो हमको सेफ वाटर सैनिटेशन से भी प्रॉपर तरीके से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड होगा हेल्थ एजुकेशन का। जब हम लोगों को गाइड करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि उसका जो रेट है वो कम हो सकता है। होने के चांसेस तो रहेंगे, लेकिन उसको हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इपिडेमिक रेट को कम कर सकते हैं जो फैल रही है। इपिडेमिक कंडीशन भी आपको देखना है। आउटब्रेक हमने आपको बताया था, इपिडेमिक कंडीशन क्या होती है, आउटब्रेक, डिसीज का फैलना। तो उसकी आउटब्रेक की कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके फैलाव रेट को हम कम कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन से। समझ में आया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एंटी मलेरिया मंथ, एंटी मलेरिया जो मंथ होता है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मलेरिया डिसीज तो सभी को मालूम है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से आपका मलेरिया डिसीज फैलता है। और ये मंथ कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो अप्रैल, मई, जून, सितंबर कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, जो मलेरिया डिसीज होती है आपकी, तो ये डिसीज का जो सॉरी एंटी मलेरियल जो मंथ जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मंथ जब मनाया जाता है तो वो तो जून में मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, जून में मनाया जाता है। ठीक है, 1 से लेके 30 जून तक, 1 से लेके 30 जून तक आपका क्या मनाया जाता है, एंटी मलेरियल मंथ मनाया जाता है। और अगर यहाँ पे वीक दे देता है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एंटी मलेरियल वीक दे देता है तो वो मनाया जाता है 1 to 7 मई तक। कब मनाया जाता है, 1 to 7 मई को। 1 से 7 मई के बीच में एंटी मलेरियल आपका क्या मनाया जाता है, 1 to 7 मई को क्या मनाया जाता है आपका, एंटी मलेरियल आपका वीक मनाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था, तो 1953 में। ठीक है, कब चलाया गया था, 1953 में। और वहीं पे बोला जाए नेशनल मलेरिया कंट्रोल नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेट कब कर दिया गया था पूरी तरह से इसको, तो इंडिया के अंदर इरेडिकेट कर दिया गया था 1958 में। अब वहीं पे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था, तो 1953 में। ध्यान रखिएगा कब चलाया गया था, 1953 में। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में 1953 में मनाया गया। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में चलाया गया। ठीक है, इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया इंडिया के अंदर। और एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं, तो मंथ मनाते हैं आपके जून में। और मई में क्या मनाते हैं, जून में कब तक, 1 से लेके 30 जून तक चलता है। 1 से 7 मई तक आपका चलेगा क्या, एंटी मलेरियल वीक। समझ में आया। वहीं पे अर्बन मलेरियल स्कीम कब चलाएगी, अर्बन मलेरिया मतलब अर्बन एरियाज में जो स्कीम चलाएगी मलेरिया को कंट्रोल करने का, तो 1971 में चलाया गया। ध्यान रखिएगा, तो ये सारे डेट आप याद करके रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए आज का सेशन इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मतलब जो बच्चे अभी सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, और ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं रख रही हूँ अभी कम्युनिटी के ही क्वेश्चन रख रही हूँ, कम्युनिटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी इस वाले सेशन में मैं नहीं रख रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और ओबीजी और कम्युनिटी की थ्योरी क्लास अगर लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप संपर्क करिए और उसमें देखिए, वॉच करिए अगर थ्योरी क्लास भी आपको अटेंड करना है। धन्यवाद। कल नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।